वेलकम बैक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वुमेन वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। कल से आज जो है वो पाकिस्तान का मैच इस बांग्लादेश से जारी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 128 रन पर 9 खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विमेन खिलाड़ियों जो हैं 128 पे 9 जिसमें बड़े बड़े नाम फ्लॉप हो गए, लेकिन कप्तान फातिमा सना जो हैं वो जनाब इस वक्त जो है वो लीड कर रही हैं। और ये एक उनके लिए नया चैलेंज इस तरह से भी है कि आलिया रियाज एक सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है, उनकी मौजूदगी में फातिमा सना को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पहले कुछ सीरीज़ में परफॉर्म किया, पाकिस्तान को लीड भी किया, लेकिन उस तरह से खातिर खा नतायज हमें नहीं मिल पाया। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई यहाँ पर लाहौर में, उसमें भी खातिर खा नतायज हासिल करने में विमेन क्रिकेट टीम जो है वो नाकाम दिखाई दी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी हमने बात करनी है फुटबॉल में चैंपियंस लीग का आगाज़ हो गया, जिसका आज दूसरा मैच है। फुटबॉल की दुनिया के जो शायकीन हैं उनके लिए कुछ वहाँ से खबरें, उसके बाद हॉकी से रिलेटेड खबरें हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मेंस क्रिकेट टीम का जो कैंप लगा हुआ है उस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। लड़कियों की भी सूरत हाल वैसी है, 50 ओवर्स की गेम है, लेकिन इस वक्त 38.2 ओवर हुए हैं और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके, 129 रन बनाए हैं। तो ये टेम्परामेंट बिल्ड ना सिर्फ इनमें मसला है बल्कि लड़कियों का भी है। ये चले, ये तो सम हाउ कुछ एक्सक्यूज ले सकती है, कह सकती है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हालांकि अब मोहसिन नकवी साहब जब से चेयरमैन पीसीबी बने, इन्होंने खातिर खा इसमें इजाफा भी किया है, इनकी आमदनी में इजाफा किया है और फैसिलिटेट भी किया है। देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था उसमें जीत हासिल करके वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। और इस वर्ल्ड कप की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर तो बाद में आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले इस बात का मजा लेंगे, ये वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। और पाकिस्तान का जो मैच है वो इस वक्त कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जारी है और पाकिस्तान की वजह से ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जा रहा है। तो एक बार फिर इंडिया ने तो एक टूर्नामेंट ऐसा खेला था जिसमें पाकिस्तान को होस्ट करना था और वो पाकिस्तान की जो होस्टिंग राइट्स है उसके दौरान इंडिया ने मैच जाकर दुबई में खेले थे। अब इंडिया को बार बार ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत करी और पाकिस्तान में सारे मैच जो है वो कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान ने अपने प्रैक्टिस सेशन भी वहीं पर किए। पाकिस्तान की टीम 4-5 रोज़ पहले ही वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेल रही है। और इस पहली आजमाइश में सूरत हाल आपने बता ही दी है कि बहुत अच्छी सूरत हाल इस वक्त नहीं है। 128 रन पर 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। और इस पिच के ऊपर जब हम बात करें तो टॉस जीतकर पाकिस्तानी जो कप्तान है फातिमा सना, उन्होंने ये कहा था कि ये पिच हमें बैटिंग विकेट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहले बैटिंग करने को तरजीह देंगे। लेकिन पहले ही ओवर में हमने देखा कि जब 2 विकेटें गिरी 5वीं और 6ठी बॉल पे, पहले ही ओवर में मारूफा अख्तर जो बांग्लादेश की बॉलर हैं, उनका जो बॉल है वो जब पड़ने के बाद टर्न होकर अंदर आया तो फिर उस डिसीजन के ऊपर पहले ही ओवर में क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए थे कि 2 प्लेयर आपके पहले ओवर में ही और एक बॉल के ऊपर बोल्ड हुए जो पड़ने के बाद अंदर स्विंग हुआ है। तो पिच के अंदर फास्ट बॉलर के लिए हेल्प मौजूद था, नया बॉल वहां पर मूव कर रहा था। तो यहाँ पर रिस्क ले लिया मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कप्तान ने और उनका यह ख्याल था कि शायद कुछ वक्त के बाद ये पिच बेहतर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त के दौरान पाकिस्तान के 4-5 विकेट जो है वो गिर चुकी थी। और उसके बाद आलिया रियाज की आपने बात की है, उन्होंने आकर पिच के ऊपर स्टे जरूर किया है, लेकिन उस प्रेशर को कम वो नहीं कर पाई हैं जो रन बनाने की शक्ल में जा रहा है। प्लेइंग 11 में मोस्ट एक्सपीरियंस सिर्फ आलिया रियाज ही है मेरे ख्याल। जी हाँ, आलिया रियाज जो है वो इस वक्त आई गेस 32 साल उनकी उम्र है और 72 वनडे मैचेस जो है पाकिस्तान के लिए वो खेल चुकी हैं। और 129 पे ऑल टीम आउट हो गई है। 130 रन का टारगेट बांग्लादेश क्रिकेट टीम को दे दिया गया है और 38.3 ओवर्स में जो है वो पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई है प्रेमदासा स्टेडियम में। तो ये कारकर्दगी। अच्छा, यहाँ पर जो पार स्कोर बताया जा रहा था वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। 200 रन यहाँ पर अगर मतलब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम अगर 200 रन करने में कामयाब हो जाती तो प्रोवाइडेड दैट कि बांग्लादेश का जो रिकॉर्ड है बैटिंग के अंदर वो भी ये बताता है और इस पिच की कंडीशन भी ये बताती है कि वुमेन्स मैचेस के अंदर यहाँ पर 200 रन जो है वो एक ऐसा टारगेट है कि जिसको डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम पूरे ओवर्स खेलने में कामयाब भी नहीं हो सकी है। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन के जब हम क्रिकेट को डिस्कस करते हैं तो उसको हम उस लेवल के ऊपर आगे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ कम हैं। उनका जो क्रिकेट का हेरिटेज है वो मेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है और जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर वो यहाँ क्रिकेट खेलती हैं पाकिस्तान में, यकीनन
ये बात काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीज़ों को इससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली है, जितने इनको फैसिलिटेट अब किया जाता है, उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारी तवक्कुआत का जो बार है वो भी जाहिर है कि हाई हो चुका है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम से, और हम चाहते हैं कि ये टीम अब परफॉर्म करे। ये वो टीम है जो रेगुलर अब खेल रही है बड़ी टीमों के साथ। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से अक्सर खेल रहा होता है, न्यूजीलैंड की टीम से पाकिस्तान खेल रहा होता है, वेस्ट इंडीज़ की टीम से पाकिस्तान खेल रहा होता है। ये वो टीम है वुमेन्स क्रिकेट में जो फॉर्मेडेबल साइड जो है वो कंसिडर की जाती हैं। तो पाकिस्तान की टीम को बेहतर नताइज की तरफ अब आना चाहिए। इस मैच में हम इस बात का मार्जिन भी दे सकते हैं कि चलें पहला मैच है, अभी जाहिर है कि कंडीशन के साथ हम आहंग हो रही हैं, और इंडिया के साथ भी पाकिस्तान को अगला मैच खेलना है 5 अक्टूबर को। इंडिया और पाकिस्तान की वुमेन्स की क्रिकेट की अगर बात करें तो इसमें कोई जोड़ नहीं बनता है इन दोनों का ऑन पेपर। कोई यानी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को अपसेट करने की सलाहियत रखता है, या पाकिस्तान क्लोज मैच भी खेल जाए इंडिया के साथ तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इंडिया के अलावा जो बाकी टीमें हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो बाकी टीमें हैं, उनके साथ अब पाकिस्तान को कंपटीशन के अंदर एटलीस्ट आना चाहिए। तो जो भी कोचिंग स्टाफ इनके साथ काम कर रहा है, जो भी पीसीबी की जानिब से इसके ऊपर प्लान किया गया है, मोहम्मद वसीम साहब जो हैं वो इनके हेड कोच हैं वुमेन्स टीम के, और ये काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। जुनैद खान जो एक्स फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं, और दीगर बड़े नाम भी पाकिस्तान क्रिकेट विमेन क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन इन सब के काम करने के बावजूद एमएससी साहब वो कोई खातिर खा रिजल्ट क्या, हम होम ग्राउंड में भी सीरीज हार जाते हैं, हम बाहर जाके भी सीरीज हार जाते हैं। अभी T20 जो वर्ल्ड कप था गालिबन, या एशिया कप की अगर बात की जाए तो उसमें भी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही। तो फैसिलिटेट तो पीसीबी कर रहा है, लेकिन अब ये तमाम तर इन्हिसार जो है वो उन प्लेयर्स पर है कि वो उसको किस तरह संजीदा होकर इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट की ओवरऑल वाइब है ना, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, और जाहिर है कि इस इन्वायरमेंट का ही प्रोडक्ट हैं ये प्लेयर्स भी। तो आपके अगर नताइज अच्छे ना आ रहे हों, ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो, तो उसमें आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही एक टीम जाए और वो यानी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म कर दे। यस, हम ये कह रहे हैं कि इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जिस स्ट्रक्चर से ये आ रहे हैं, जिस कल्चर से ये लोग प्रमोट होकर आते हैं, उस कल्चर में कोई अच्छी खबर नहीं आई क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अरसा हो गया है। और हम जब भी अभी एशिया कप में हम इंडिया से 3 दफ़ा हारे हैं, और हमने हर दफ़ा हार को जो है वो छुपाने की कोशिश की है दीगर इशूज़ के साथ। इसको देखिए हम पॉलिटिसाइज करने का इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर तो लगाते ही हैं, लेकिन हमें ज़रा अपना भी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हमने एशिया कप हारने के बाद अब तक कौन सी ऐसी तब्दीली है या कौन सी ऐसी रिपोर्ट ही चले बनाकर पेश की गई कि जिसके ऊपर हम अकाउंटेबिलिटी करें पाकिस्तान क्रिकेट की। तो ये जो वुमेन्स टीम है ये भी ज़ाहिर है इसी कल्चर से आई है, और नताइज की जहाँ तक बात है तो उस वक्त तक नहीं नताइज आएंगे जब तक आप इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे जो तवील अरसे से मेंस क्रिकेट टीम के साथ भी और वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ भी अटैच हैं। उनकी जॉब्स बची हुई हैं, उनके जेबों के अंदर पैसे जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। सवाल करने वाले तब होंगे जब हिरार्की के अंदर वो लोग बैठे होंगे जिनको क्रिकेट की समझ होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिरार्की क्या है, यहाँ पे 3 जो है वो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो सहाफ़ती इदारों से आए हैं, 4 लोग यहाँ ब्यूरोक्रेट हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, 2 लोग ऐसे हैं जो साबिक वफाकी वजीर रहे हैं या सूबाई वजीर रहे हैं। तो ये वो वज़रा और ब्यूरोक्रेट और सहाफ़ी ये लोग मिलकर पाकिस्तानी क्रिकेट चला रहे हैं जिनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट के साथ। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये जो चलें आप ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप के अंदर इंडिया की तरफ सारे मामलात हुए हैं, आपने पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया के अलावा किसी और मीडिया पर यह खबर चलती हुई देखी है? इससे रिलेटेड कोई बात आपने होती हुई देखी है? इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई बात इसके ऊपर हुई है? लेकिन एबी डिविलियर्स ने कहा, एबी डिविलियर्स ने मेंशन ये किया है, एबी डिविलियर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया विंग है वो इस इशू को इंटरनेशनल मीडिया के सामने हाईलाइट करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ है अब तक? आपने इतनी भारी भारी तनख्वाहों के ऊपर रोक रखे हुए हैं। हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब जो है वो पीसीबी के मेरा ख्याल है मीडिया एडवाइजर हैं। तो हामिद मीर साहब पहले क्रिकेट के ऊपर पूरे घंटे का शो किया करते थे, अब नहीं क्रिकेट के ऊपर शो करना। अब नहीं आपको याद आया पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कौन बात करेगा? तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा मौका था आपके पास कि आप इस मौके का फायदा उठाते हुए बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डालते, आप इस मौके का फायदा उठाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्रिकेट के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आपने जो नालायक लोग रखे हुए हैं, आपने सिफारशी लोग रखे हुए हैं जिनको नहीं पता कि नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करनी है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। इतना बड़ा इशू अब तक क्यों गायब है, क्यों ये बात वहां नहीं हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, और अगर ये होगी तो ही आईसीसी के ऊपर दबाव पैदा होगा और बीसीसीआई के ऊपर दबाव पैदा होगा। अच्छा, आईसीसी पर दबाव पैदा होगा। एशिया कप में ये हाथ मिलाने वाला मामला, चूंकि अब आपने मामलात की बात कर दी है,
एशिया कप में तो आप कहते हैं कि भाई एसीसी की सुपरविजन में ये ऐसा हो रहा है, आईसीसी उस तरह के इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये तो आईसीसी की सुपरविजन में हो रहा है, इसमें भी भारतीय हठधर्मी बरकरार है और उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब जो पिछले हफ्ते चलता आ रहा था वो अब भी होगा, तो फिर इसको जस्टिफाई आईसीसी किस तरह से करेगा? क्या ये तो डायरेक्ट आईसीसी के अंडर आ रहा है, आईसीसी कुछ भी कर सकता है? हुजूरे वाला, ये वही आईसीसी है ना जिसने पॉलिटिसाइज करने पर जिम्बाब्वे के बोर्ड को पाबंदी लगा दी थी। ये वही आईसीसी है ना जिसने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बैन कर दिया था, वो जो अपार्थाइड वाला सारा मामला था। तो भाई आईसीसी की तो अकाउंटेबिलिटी और आईसीसी की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क्स कब से लगे हुए हैं। ये तो छोटे बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, गरीब बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, और इस वक्त आईसीसी के ऊपर जो हुक्मरान लगा हुआ है जय शाह, ये तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अमित शाह का सबसे नालायक बेटा था जिसको वहां पर सियासत करनी नहीं आए, तो उन्होंने कहा तुम क्रिकेट में आकर सियासत कर लो। तो ये तो क्या बात करेंगे आईसीसी की, आईसीसी का क्या मयार है, आईसीसी के क्या मेरिट्स हैं, आईसीसी की क्या अथॉरिटी है? कोई अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे के साथ दिलचस्पी है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने इकोनॉमिक मॉडल को बचाने के साथ दिलचस्पी है, और सिर्फ इनको अपने जो जाती मफाद हैं बीसीसीआई के वो आईसीसी के अंदर उसको शेल्टर करने के। लेकिन मैं एक बात आपको यहां बता दूं, ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ वक्त दुनिया में हर गुजरते वक्त के साथ तब्दीली आती है, और ये तब्दीली अब पैदा होना शुरू हो गई है। जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये भी ये बता रही है कि ये इजारादारी बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है इंडिया के क्रिकेट के अंदर, और इंडियन बोर्ड के सामने अब लोग खड़े होना शुरू बिल्कुल। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपने किए पर पछतावा होगा आने वाले, दूर नहीं, आने वाले कुछ ही अरसे में, कुछ ही साल आप कह ले, जब तक जय शाह उस कुर्सी पर बैठा, उसके बाद इसका सारा नजला जो है बीसीसीआई पर गिरने वाला है। इस बारे में बीसीसीआई को सोचना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। गुफ्तगू हमारी जारी थी क्रिकेट के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए चैंपियंस लीग यानी कि फुटबॉल के हवाले से। फुटबॉल के शायकीन जो हैं वो इस लीग का शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं, और आज उसका दूसरा मैच है। और कुछ जो मेरे जैसे नए शायकीन हैं वो इसको समझना चाहते हैं कि चैंपियंस लीग का आखिर फॉर्मेट होता क्या है, कौन से ऐसे बड़े क्लब हैं जो पूरे यूरोप से सिलेक्ट होकर इस चैंपियंस लीग का हिस्सा बनते हैं। तो अहमद सईद साहब खासी महारत रखते हैं फुटबॉल के मैदान में, और फुटबॉल को समझते हैं, देखते हैं, और बात भी डेफिनेटली करते हैं। तो अहमद सईद साहब, सबसे पहले तो ये चैंपियंस लीग का मुझे फॉर्मेट समझा दें, उसके बाद फिर फर्दर आगे मैचेस पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखेंगे, चैंपियंस लीग जो है ये जो क्लब फुटबॉल है उससे ताल्लुक़ रखती है, और ये यूएफा चैंपियंस लीग यानी यूरोपियन फुटबॉल के जो क्लब्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है। चैंपियंस लीग यूएफा जो है वो इदारा है जो यूरोपियन फुटबॉल को कंट्रोल करता है। चैंपियंस लीग के फॉर्मेट की आप बात करें, चैंपियंस लीग जो है वो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है। जिस तरह हर मुल्क की एक लीग होती है उसी तरह एक यूरोपियन लीग यूएफा ने बनाई है। उसमें हर कंट्री की, हर मुल्क की जो टॉप टीम्स होती हैं वो शरीक होती हैं। अगर आप देखें तो जो टॉप 5 लीग हैं दुनिया की, इंग्लिश प्रीमियर लीग है या स्पेनिश लीग है जिसको ला लीगा कहा जाता है, जर्मन लीग है, इसी तरह जो इटली की लीग है, फ्रांस की लीग है, इनमें से जो टॉप 4 क्लब्स होते हैं, यानी हर लीग में 20 क्लब्स जो है वो हिस्सा लेते हैं, उनमें से जो टॉप 4 क्लब्स होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं चैंपियंस लीग के लिए। तो इसी तरह कुल 32 टीमों को मिलाकर जो है वो चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेज जो है वो बनाया जाता है। पहले टॉप फॉर्मेट ये होता था कि 32 क्लब्स शामिल होते हैं। जी हाँ, 32 टॉप यूरोपियन क्लब्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और हर कंट्री के जो रेवेन्यू का मॉडल है उसके हिसाब से क्लब्स को शामिल किया जाता है। जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले लीग्स हैं उनके ज़्यादा क्लब्स होते हैं, जिस तरह काज़ाकिस्तान और ये जो तुर्की वगैरह हैं, इनके एक या 2 क्लब्स जो है वो शामिल होते हैं चैंपियंस लीग के अंदर। तो पहले ये होता था कि इन 32 टीमों को 8 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता था, जिसमें हर ग्रुप में 4 टीमें होती थी, उसमें टॉप 2 टीम जो है वो नॉकआउट में क्वालिफाई कर जाती थी। लास्ट ईयर यूएफा ने इसको रिवैम्प किया, रीस्ट्रक्चर किया, ताकि ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा क्लब्स जो हैं उनको इसके अंदर इंगेज किया जा सके। तो अब उन 32 टीमों के साथ ये किया जाता है कि उनको हर टीम को, अब ये लीग की बुनियाद पर होता है, हर टीम को 8 मैच खेलने होते हैं, और उस 8 मैचेस के बाद उनके पॉइंट्स की बुनियाद पर यह फैसला होता है कि वो टेबल में कौन से नंबर पर लाए करेगी। टॉप 8 टीम्स डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती हैं राउंड ऑफ 16 के अंदर। अच्छा। जबकि जो लास्ट 8 टीम्स होती हैं वो
डिसक्वालीफाई हो जाती हैं या डीमोट हो जाती हैं यूरोपा लीग के अंदर। अच्छा। बाकी जो 16 टीम्स हैं उनके दरमियान प्ले ऑफ करवाए जाते हैं, जो नॉकआउट होते हैं उसमें से फिर 8 टीम्स, जो जीतने वाली 8 टीम्स होती हैं वो राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाती हैं और वहां से फिर नॉकआउट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है फाइनल तक। राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये डबल लेग, 2 लेग्स की बुनियाद पर खेले जाते हैं, जिसमें हर क्लब को एक मैच अपने होम में खेलना है और एक मैच दूसरे क्लब के होम में जाके जो उनकी अवे लेग कंसीडर होगी और उन दोनों के एग्रीगेट स्कोर की बुनियाद पर यह तय होगा कि कौन सा क्लब फातेह करार पाएगा। और फाइनल जो होता है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होता है और वो एक ही मैच होता है जिस तरह फाइनल की रूह आमतौर पर होती है इवेंट्स के अंदर। अच्छा। तो यूएफए चैंपियंस लीग का फॉर्मेट ये है कि जो टॉप क्लब्स हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक लीग्स के, उनमें से 32 जो टॉप क्लब्स हैं वो चैंपियंस लीग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये कल से इसका आगाज हुआ है, कल किसका मैच था, उसका क्या रिजल्ट है? जिसका आगाज जो है वो तो गुज़श्ता हफ्ते से हुआ है और जो मैच डे 2 है उसके मैचेस खेले गए कल रात को और परसों रात को इसके मैचेस खेले गए हैं। तो कल जो नताइज आए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम मैच था जिसके ऊपर शायकीन की नज़र थी, जो पिक ऑफ द वीक था, वो तो बार्सिलोना और पीएसजी का मैच था, जिसमें पीएसजी ने बार्सिलोना को उनके होम में जाकर शिकस्त दी है। ये रिजल्ट इस लिहाज से और ये पीएसजी डिफेंडिंग चैंपियन भी है। जी हाँ, ये पीएसजी वही क्लब है जो डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस लीग का। इनका ताल्लुक फ्रांस से है, ये फ्रांस का क्लब है और इसके मालिक जो हैं उनका ताल्लुक कतर से है, शेख मंसूर। अभी पीएसजी के जो प्लेयर हैं उस्मान डेम्बेले, उनको फीफा के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला है, जो बैलन डॉर जो सबसे मशहूर अवार्ड है फुटबॉल का, वो भी उनको मिला है। तो पीएसजी ने कल शिकस्त दे दी है बार्सिलोना को, उनके ही होम में कैंप नू में जाकर 2-1 से शिकस्त दी है। इसमें जो पिक ऑफ द मैच है वो तो जाहिर है कि शायकीन ये देखने के लिए बेताब थे कि जो मशहूर फुटबॉलर हैं स्पेन के लमीन जमाल, उनका बहुत तज़किरा हो रहा था, वो दूसरे नंबर पर है बैलन डॉर की रेस में भी उस्मान डेम्बेले के बाद। उनको शायकीन जो है वो देखना चाहते थे क्योंकि वो इंजरी से वापस भी आ रहे थे और खातिर खा जो है वो कारकर्दगी उस तरह से नहीं दिखा पाए हैं। नूनो मेंडिस ने उनके खिलाफ जो है बहुत अच्छी डिफेंडिंग की पूरे मैच के अंदर। तो पीएसजी की टीम जो है वो बार्सिलोना के खिलाफ ये मैच जीतने में कामयाब हुई। उसके अलावा जो अहम मैच था उसमें आर्सेनल की टीम जाहिर है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है, आर्सेनल ने शिकस्त दी है ओलंपियाकोस को, जिनका ताल्लुक ग्रीस से है। 2-0 से आर्सेनल ने ये मैच जीता है और आर्सेनल ने भी अपना जो अनबीटन रन है, दोनों मैच आर्सेनल ने जो है वो विन की है चैंपियंस लीग के अंदर, वो उनका जारी है। मैनचेस्टर सिटी जो एक और इंग्लैंड का क्लब है, इसके भी मालिक जो है वो बाय द वे उनका ताल्लुक भी इधर से यूएई से है। अच्छा। तो बहुत सारे क्लब्स हैं जिनमें अरब इन्वेस्टमेंट इस वक्त शामिल हो चुकी हुई है। और अरब इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की बात की जाए तो इन्होंने अपना अब ये एक सारा सेटअप फुटबॉल का शुरू किया हुआ है, तो क्या ये पहले अपने की बजाय यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सऊदी लीग है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने के बाद जाहिर है कि एक उनके अंदर उठान आई है और भी बहुत सारे प्लेयर्स अब जो है वो, पहले होता ये था कि जो अच्छे प्लेयर या जो एलीट प्लेयर होते थे वो यूरोपियन लीग्स के अंदर अपना पूरा करियर गुजारने के बाद 30-35 की उम्र में जाकर इन क्लबों की तरफ जाते थे जो बहुत ज़्यादा पैसे पे करने की कैपेसिटी रखती थी, लेकिन उनको लोग चूंकि देखते नहीं थे, उनकी व्यूअरशिप नहीं थी, इसलिए वो प्रेफर यूरोपियन लीग्स करते। लेकिन अब जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि बड़े प्लेयर्स के वहाँ जाने से लोग सऊदी लीग भी देखना शुरू हुए हैं। सऊदी लीग भी इस वक्त टॉप 5 दुनिया की टॉप 5 लीग की अगर हम बात करें तो सऊदी लीग उसमें शामिल होती है। और इसी तरह न सिर्फ ये कि उन्हें अपनी लीग के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए हैं बल्कि जो दीगर यूरोपियन क्लब्स हैं उनके अंदर भी, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान भी एक फुटबॉल क्लब के मालिक हैं, इसका नाम न्यूकासल यूनाइटेड है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग से ही ताल्लुक रखता है। उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स ने जो है वो क्लब उस वक्त सेल नहीं किया। मैनचेस्टर सिटी की हम बात कर रहे हैं तो मैनचेस्टर सिटी के ओनर्स का ताल्लुक भी अरब वर्ल्ड से ही है। बहुत सारे क्लब्स हैं और मैनचेस्टर सिटी के अम्ब्रेला के तहत तकरीबन 11 क्लब हैं जो उनकी मिल्कियत है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। वो अमेरिका में है, वो सऊदीया में है, वो स्पेन में है, वो हर जो जितनी बड़ी बड़ी लीग्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा रही है सऊदी अरब की जानिब से। और अभी कल उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर लीग जो डील की है वो ये की है कि उन्होंने EA स्पोर्ट्स को खरीद लिया है। अच्छा। और EA स्पोर्ट्स जो गेमिंग का एक बहुत बड़ा इदारा है, EA स्पोर्ट्स को भी उन्होंने खरीद लिया है और बहुत बड़ी डील इस हवाले से भी अब देखने को मिली है। तो ये सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है इस लिहाज से भी खतरा बन रही है यूरोपियन क्लब्स के लिए कि उनको ये लग रहा है कि जो हमारी एक हेजमनी बनी हुई थी स्पोर्ट्स के अंदर और फुटबॉल के अंदर खास तौर पर, जी हाँ, वो टूटती हुई नजर आ रही है क्योंकि प्लेयर्स जो है वो यंग एज के अंदर यूरोपियन लीग्स छोड़कर
उस लीग की जानिब जाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे नाम हैं अभी इसी ट्रांसफर विंडो के अंदर। जॉ फेलिक्स जो बिल्कुल अभी यंग हैं, 24-25 साल के प्लेयर हैं, उन्होंने प्रेफर किया सऊदी अरब जाना यूरोपियन क्लब्स के मुकाबले में। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खतरा उनको महसूस इसलिए भी हो रहा है कि जो टैलेंट का झुकाव होगा वो फ्यूचर में यूरोपियन क्लब्स की बजाय सऊदी क्लब की जानिब होगा, जो बहुत लक्रेटिव अमाउंट में पैसे भी पे करती हैं। और उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो प्लेयर्स को आप रोनाल्डो के लाइफ स्टाइल के बारे में वाकिफ होंगे, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा यूं कह दीजिए कि लग्जरियस होता है यूरोपियन क्लब्स के मुकाबले में। अच्छा, रोनाल्डो की बार बार बात की जाती है। रोनाल्डो ने सारा कुछ, वैसे तो वो एक्सपीरियंस कर चुके, इन क्लब्स की तरफ से भी खेल चुके, मैसी भी खेल चुके, लेकिन रोनाल्डो ने जब फैसला किया सऊदी क्लब की तरफ से खेलने का, सऊदी लीग ज्वाइन करने का, तो अभी उनका रिसेंटली जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू हुआ है। तो अगर एग्रीमेंट रिन्यू होने के बाद अगर उनकी पर डे सैलरी और पर मंथ सैलरी आप बता सके हमें, तो जरा मजीद देखें। एग्रीमेंट तो सिर्फ वो है ना जो उनका क्लब की तरफ से उनको पे करना है। स्पॉन्सरशिप डील जिसके अलावा होती है, अच्छा, मैच बोनसेस इसके अलावा होते हैं। उसके अलावा जो अब जिस तरह हर प्लेयर के हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट क्लॉजेज लिखी जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि रोनाल्डो जब रियल मैड्रिड गए थे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टांगे हैं उनकी इंश्योरेंस करवाई गई थी कि अगर इसको कुछ होता है तो क्लब इसका जिम्मेदार है, क्लब जो है वो उसको पे करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो इस वक्त जो स्टैट्स हैं, जो इस वक्त उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें शामिल हैं, उनमें यह चीज भी शामिल है कि जो सऊदी लीग जो अपने डिफरेंट स्पॉन्सर से जो स्पॉन्सर हासिल करेगी उसमें भी रोनाल्डो की पर्सनल परसेंटेज रखी जाएगी। वाह! तो आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा शो निकल जाएगा। रोनाल्डो ने सऊदीया जाने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं जब फुटबॉल से रिटायर होऊंगा तो आई विल लिव लाइक अ किंग। तो जितने पैसे वो कमा चुके हैं उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो हम तक आती हैं कि वो साल का इतना पैसा कमाते हैं। हम उसका इस वक्त जो है ना वो कैलकुलेशन करने के पोजीशन में नहीं है कि रोनाल्डो साल का कितना पैसा कमाते हैं। अब ये सारी चीजों के बाद रोनाल्डो की एज क्या हो गई है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त तकरीबन 40 बरस के होने वाले हैं। 40 बरस और अगले साल 2026 में जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे तो उनकी उम्र जो है वो 41 साल होगी। ठीक है जी, मुझे क्विकली आप क्लोजिंग की तरफ जाना है जी। आप देखें स्पोर्ट्स लीग मीडिया। अल्लाह हाफिज।